नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं पटल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10वीं की जो ओपन की पेंटिंग की पुस्तक होती है उसका पहला पाठ, और जिसका नाम है 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। हमेशा ओपन के विद्यार्थियों को ये दिक्कत होती है कि हम कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, और साथ में उन्हें यह समझ में नहीं आता कि हमने पेंटिंग तो ले ली है लेकिन पाठ में क्या दिया हुआ है। तो ऐसे में हम यहाँ पर उस समय की बात कर रहे हैं जो लगभग आज से 5000 साल पुराना है। 3000 ईस्वी पूर्व यहाँ पर लिखा है और 2000 ईस्वी अभी के हो चुके हैं, आज से 5000 साल पुराना है, और जिसमें अनेक प्रकार के कलात्मक कार्य हुए हैं। कैसे कार्य हुए हैं थोड़ा सा समझना इस चीज को। सांची, बरहुत, अमरावती जैसे अनेक स्तूप और अनेक गुफाएं बनी हैं इस समय में या इससे पहले तक में। और इसके अलावा जब देखते हैं तो हम सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता या राजस्थान की आयर सभ्यता कहते हैं, गुजरात की रंगपुर और लोथल जैसी सभ्यताएं कहते हैं। उसके अलावा और भी कई वह इस समय में पनपी है और इनका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपकी किताब में केवल वही बातों को पढ़ेंगे जो आपकी किताब में दे रखी है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, हम कक्षा 10 की किताब को पढ़ रहे हैं जिसमें कला से संबंधित बात है। भारत में आज से 5000 साल पहले, क्योंकि यहाँ 3000 ईस्वी पूर्व लिखा है और अभी 2000 ईस्वी चल रहा है, 3000 और 2000 5000 साल पहले से लेकर 600 ईस्वी मतलब आज से 1400 साल पहले तक में, इस मतलब समय के बीच में क्यों। तो हम यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि यहाँ मैं जो समय कह रहा हूं वो समय काल जो है वह कौन सा है। तो वह समय काल जो है वह एक लंबा समय काल है। कौन सा लंबा समय काल, तो इसको समझिएगा। एक ऐसा समय काल जिसकी लंबाई यदि हम सीमा रेखा पे देखें, एक सीधी लाइन और बीच में जीरो कर देते हैं, यहां पर हम जीरो कर दें तो ऐसे में क्या होगा। यहां जीरो कर दिया हमने, अब जीरो, अब यहां पर दो बातें आती है। यहां पर हो जाएगा BC और यहां पर हो जाएगा AD। अब BC और AD क्या है, तो बिफोर क्रिस्ट मतलब कि ईसा पूर्व, और AD मतलब एनो डोमिनो। बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। अब ऐसे में हम यहां पर जब कहेंगे 3000 और यहां पर कहेंगे, अभी क्योंकि 2000 चल रहा है तो 2000, या अभी चल रहा है 2022 तो 2022, तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि बीच में जीरो है। इसका मतलब यहां वाली संख्या माइनस में है, जीरो से पहले का है। तो ऐसे में यहां पर जो समय का अंतर हो जाएगा वो दोनों के बीच का हो जाएगा 5000। और लेकिन अब यहां पर जो दिया गया है वो दिया गया है 600 ईस्वी तक, मतलब कि यहां तक, मतलब 600 तो ये हो गया, 3000 ये हो गया। अब ऐसे में यहाँ पर हम उस समय की बात कर रहे हैं जो यहाँ 3600 साल है। अब जब बात इन 3600 सालों की हो रही है तो ऐसे में इन 3600 सालों में ऐसा क्या काम हुआ है उसको हम यहां पर पढ़ते हैं। तो ऐसे में अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या काम हुआ है जिसको हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो ऐसे जो काम हुआ है वह है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, मतलब यहां पर इस समय के बीच में तो
सिंधु घाटी सभ्यता से मौर्य सभ्यता तक की हम अध्ययन करेंगे। मौर्य सभ्यता का समय काल बहुत बाद में है, यहाँ तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है। जो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व लिखा है वह सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है, और वहां से लेके मौर्य काल तक का जो इतिहास है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो बात आती है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो हमारे सामने दो स्थल या दो जगह सामने आती है। पहला तो है मोहनजोदड़ो, दूसरी है हड़प्पा। हमको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। और यहाँ पर उसके अलावा मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे अनेक राजा यहाँ पर हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सांची जो कि मध्य प्रदेश में है इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो गुप्त की जब बात करते हैं तो ऐसे में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त युग को भारतीय कला के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। परीक्षा में अभी तक हमने जो बात कर रहे हैं उसमें 3 प्रश्न आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल स्थित है? सांची। सांची कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्त काल को कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। या स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। लेकिन भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ऐसे में हम करेंगे गुप्त काल को। इसके अलावा जो मैंने एक बताया था कि यहाँ पर दो प्रमुख नगर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हमको ये नाम याद रखने हैं तो पाठ आगे आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो कुछ नगर है जिनका संबंध गुप्त युग से है। मथुरा, सारनाथ, उज्जैन, अहिछत्र ये सभी गुप्त से संबंधित है। गुप्त युग का अर्थ होता है ऐसा समय जब राजा का जो वंश है वह गुप्त वंश था। जैसे हम बात करते हैं तो प्रताप का समय कहा जाता है, मारवाड़ मेवाड़ में महाराणा प्रताप का समय कहा जाता है सिसोदिया वंश। ऐसी तरीके से ग्वालियर में अलग वंश हुआ है, या फिर हम और कहीं कहें तो अलग वंश हुआ है, अलग अलग राजा हुए हैं। या हम कहते हैं मुगल काल जिसमें अकबर का समय, बाबर का समय, हुमायूं का समय, जहांगीर का समय, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो समय है वह गुप्त काल मतलब कि गुप्त राजाओं का समय काल कहा जाता है। और इस समय में जो प्रमुख केंद्र है मथुरा, सारनाथ, उज्जैन, अहिछत्र आदि। अब ऐसे में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं तो यहाँ पर अजंता जो है गुप्त काल में जब पढ़ रहे हैं तो साथ में अजंता को भी देखेंगे। अजंता के अलावा मध्य प्रदेश में उदयगिरी गुफा है, नाचना व घूमरा है, इसका भी हम ये कुछ ऐसी जगह है, मंदिर है या ऐसी जगह है जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, मंदिर या गुफाएं या इस तरीके की बनी है, तो इसीलिए तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का प्रतिष्ठित युग माना जाता है। या यहाँ पर ऊपर बता चुके हैं कि इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त युग को कहा जाता है, हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। यहाँ पर एक मूर्ति दे रखी है जो डांस करते हुए लग रही है। अब ये जो डांस करते हुए मूर्ति है इसके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसका नाम है नृत्य करती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल या नृत्यांगना। जो नृत्य करती है उसको नृत्यांगना कहते हैं। तो डांसिंग गर्ल या नृत्यांगना या नृत्य करती हुई लड़की, इसके बारे में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि नृत्य करती हुई लड़की किस धातु से या किस माध्यम में बनी हुई है? तो धातु से बनी हुई है। इसके अलावा पूछा जाता है कि कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वर्तमान में कहां पे है? भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसका आकार कितना है? लगभग 4 इंच है। और समय कौन सा है? तो हड़प्पा काल या सिंधु घाटी का जो काल है वो है हड़प्पन काल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है उसको हड़प्पन काल के नाम से जानते हैं। इसको किसने बनाया? तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न बहुत आसान, या फिर प्रश्न आ जाएगा नृत्य करती हुई लड़की के बारे में जानकारी लिखिए, तो आप लिखोगे यह मूर्ति
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो धातु की बनी हुई है, और यह हड़प्पन काल की मूर्ति है, जिसका आकार लगभग 4 इंच है और वर्तमान में भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। यदि आप इतना लिख देते हैं तो परीक्षा में जब 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2 नंबर आ जाएगा। इसके अलावा यदि छोटी-छोटी बातें जो हमने यहाँ मूर्ति देखी, यह मूर्ति यहाँ पर दिख रही है। अब इस मूर्ति को जब देखते हैं, मूर्ति का नाम क्या है? तो हम पहले ही देख चुके हैं, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल जो मूर्ति है। अब इस मूर्ति की जब बात कर रहे हैं तो इसके संबंध में कोई प्रश्न आ जाएगा, तो ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम इस पे भी देख लेते हैं। प्रश्न सीधे से आया कि डांसिंग गर्ल के बारे में आपको लिखना है। तो लिखना है मतलब कैसे लिखोगे? तो इसके बारे में हमने देख रखा है, ये किसकी मूर्ति है? धातु की मूर्ति है। दूसरा, धातु की मूर्ति है तो कहां से प्राप्त हुई? नाम आ चुका है, यह हमें कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऐसे में कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हमको उत्तर ध्यान रखना है, कहां से? मोहनजोदड़ो से। जब भी प्रश्न आए कंफ्यूज नहीं होना है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और धातु की मूर्ति है। यदि इसका कहे तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि ये मूर्ति जो है, अब थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। हम थोड़ा सा, यह मूर्ति यहां पर आपको दिख रही है ना? अब यहां पर मूर्ति को हम देखते हैं और साथ में जो यहां पर बात दी गई है उससे समझने का प्रयास करते हैं। अब ये मूर्ति जो है, मूर्ति आपको दिख रही है। अब आपको लिखने में आसानी होगी। क्यों आसानी होगी इसको भी थोड़ा समझते हैं। ये मूर्ति जो है यहां पर आपको दिख रही है, यह धातु की मूर्ति है और हड़प्पन सभ्यता की मूर्ति है। और हड़प्पा सभ्यता की जब मूर्ति है तो ऐसे में धातु की मूर्ति आप देख सकते हैं कि यह मूर्ति जो है निर्वस्त्र है, अर्थात कि कपड़े पहने हुए नहीं है, इस तरीके की दिखाई देती है। इसके अलावा काफी पतली है और लंबी है। कितनी? तो लगभग 4 इंच लंबी है, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके अलावा इसका बाएं हाथ में कंधे पे चूड़ियां बनाई गई है। कंधों तक चूड़ियां पहने हुए दिखाया गया है। यहाँ पे जो बायां हाथ है, कंधों तक चूड़ियां पहने हुए दिखाया गया है। तो दायां हाथ में जो है वह भी चूड़ियां तो पहनी हुई है, मतलब कड़े की तरह पहनी हुई है। और इसके अलावा बाल बना रखे, जूड़ा बना रखा है। इसके अलावा यदि देखें तो इसने कमर पे हाथ रखा हुआ है और जूड़ा पहनाया हुआ है। इसको देखने पे ऐसा लगता है जैसे खड़ी है या डांस कर रही है। हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो आसान से प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। परीक्षा में यही पूछे जाते हैं और हम गलत करके आते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर जो एक बार फिर से देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति है, अर्थात की हड़प्पन काल की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसको देखने पे ऐसा लगता है जैसे निर्वस्त्र है, बाएं हाथ में कंधों तक चूड़ियां पहनी हुई है और जैसा कि गुजरात और राजस्थान में आदिवासी लोग जो पहनते हैं, हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यदि देखें तो यहाँ पर इसने जो बाल बनाए हैं वह जूड़े की तरह दिख रहे हैं। आप चित्र को देखते जाए, चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये चित्र आराम से देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इसने दाया हाथ, बाया हाथ तो बताइए ऊपर तक आ ही गया कि कंधों तक चूड़ियां पहनी है और नीचे रखा है, और इसके अलावा दाया हाथ जो है वो भी इसने
नीचे रखा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे ये डांस कर रही हो या खड़ी हो। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यह मूर्ति धातु की है, अर्थात कि कैसे बनाई गई है, तो धातु को गलाकर और ढालकर बनाई गई है। तो आज से तकरीबन 4000-5000 साल पुरानी यह मूर्ति है। वर्तमान में भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। यहाँ पे प्रश्न देखो दिए हुए हैं, आप हम प्रश्न साथ में ही हल कर लेते हैं। नाचती लड़की की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? हाँ, मोहनजोदड़ो। इसकी ऊंचाई क्या है? सही है, लगभग 4 सेंटीमीटर और लगभग 4 इंच। सेंटीमीटर नहीं, इंच। हम थोड़ा सा गलत कर देंगे, सब कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लगभग 4 इंच। नाचती हुई लड़की कैसी है? खड़ी हुई है या बैठी हुई है? यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है। अब भी हम चित्र के साथ बात कर रहे हैं। नाचती हुई लड़की जो है वह खड़ी हुई है। कैसी लग रही है? जैसे डांस कर रही है। अगला प्रश्न, अब हम देख रहे हैं रामपुरवा बुल कैपिटल। अब रामपुरवा बुल कैपिटल है क्या, इसके संबंध में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो रामपुरवा बुल कैपिटल है उसको आप देख सकते हैं चित्र में। आपको समय मैंने इसलिए दिया है कि आप एक बार उसको देख लें, और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। एक बार आप देख लें आकृति को, कैसी आकृति है, आपको कैसी महसूस हो रही है, देख के कैसा लग रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा आप देखेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि हमको इसके उत्तर क्या देने हैं। अब यहां पर जो आकृति है इसको भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो जब इस आकृति को प्रश्न में पूछा जाता है, रामपुरवा बुल कैपिटल के तौर पे इसे जानते हैं, और परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर और गलती कर देते हैं। हमको कोई गलती नहीं करनी है। तो गलती नहीं करनी है, मैं क्यों कह रहा हूं, अब इस चीज को समझना। अब यहां पर हमने जो आकृतियां देखी उसमें से रामपुर व बुल कैपिटल की आकृति हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके बारे में प्रश्न क्या बनेगा, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। रामपुर व बुल कैपिटल, अब यहाँ पर सॉरी कुछ प्रश्न और भी है, पहले उसको देख ले। नाचती लड़की ने क्या परिधान पहन रखा है? क्या कपड़े पहन रखे बताओ? हाँ बिल्कुल, इसने जो कपड़े पहन रखे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो, हाँ, बाएं हाथ में कंधे तक चूड़ियां पहने हुए हैं। सही है। इसके अलावा निर्वस्त्र लग रही है, तो ये भी सही है। तो इस तरीके की ये बातें जो है वह हमें ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, क्या नाचती लड़की की मूर्ति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? इस लड़की की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता जो है, इसके लिए हम यहाँ पर भी थोड़ा सा देख सकते हैं। देखो इसी मूर्ति के बारे में, कांसे की बनी हुई मूर्ति है, धातु की बनी हुई, कांसा धातु है और यह धातु की बनी हुई मूर्ति है, आप समझ सकते हैं। दूसरा, सिंधु घाटी के कलाकारों ने बनाया है, मतलब कि यह हड़प्पन काल की मूर्ति है, पहले भी मैं बता चुका हूं। इसके अलावा देखने में काफी लंबी और पतली लग रही है और लयात्मक है, यह भी है।
निर्वस्त्र है। क्या परिधान पहने हुए, प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसके साथ बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियां पहनी है, जैसा कि हम आजकल के आदिवासी लोगों में, गुजरात और राजस्थान के आदिवासी लोगों में देख सकते हैं। कमर दाएं, जो अपना कमर है पर दाया हाथ रखा हुआ है और बाया हाथ अपनी जांघों पर रखा हुआ है। आराम से ऐसा लग रहा है और इसने जूड़ा बांध रखा है। इसकी ऊंचाई केवल 4 इंच है, 4 इंच, और ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो इस तरीके की जो बात है वह यहाँ पर आ गई। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अगला, हमने जो बेल की मूर्ति कह रहे हैं, बेल की मूर्ति, अब यहाँ पर आपको जिस बेल की मूर्ति की मैं बात कर रहा हूं वो दिख रही है, अच्छे से दिख रही है, मैं समझ रहा हूं। अब यहाँ पर जब आपको बेल की मूर्ति दिखाई जा रही है तो ऐसे में अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये कोई बेल की मूर्ति जो है, इसको रामपुरवा बुल कैपिटल कहा गया है। क्यों कहा गया है? ये जो मिली है वह रामपुरवा से मिली है। कहां से मिली है? रामपुरवा से। अब ये कब बनी? जैसे पिछला वाला जो मूर्ति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में बनी थी, ये बनी है मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हम सभी ने सुना है, यह मौर्य काल में बनी है। अब ये कैसे बनी हुई है? बालू का पत्थर से बनी हुई है। कौन सा बालू का पत्थर? पॉलिश किया हुआ पत्थर। क्योंकि देखो इस मूर्ति को देख के पता चल रहा है जैसे इस पे पॉलिश की हुई है, तो ये पॉलिश की हुई है। और बालू का पत्थर मतलब क्या? जो लाल रेत आती है ना, उससे जो पत्थर बना हुआ होता है, रेत वाला पत्थर, बालू का पत्थर, बालू का पत्थर से बनी हुई है। और इसकी जो ऊंचाई है यह लगभग 7 फीट है। और यह भी वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में पड़ी है। कहां पड़ी है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। अब पिछली वाली मूर्ति के बारे में हमने क्या देखा था? पिछली वाली मूर्ति के बारे में हमने देखा था कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में पड़ी है। तो ये कहां पे पड़ी है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में पड़ी है। अब ऐसे में जब इसके बारे में हम एक बार विस्तृत वर्णन देख लेते हैं, तो यह जो मूर्ति है यह मौर्य काल में बनी है। अब मौर्य काल में कब बनी, इसके बारे में सम्राट अशोक ने राजकीय आज्ञाओं तथा भगवान बुद्ध के जो विचार है उसको जगह जगह पर बनाया और खुदवाया। और जब ये खुदवाया तो इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारी जो स्तंभ बनवाए, खंबे, जिसको सजे हुए थे। और इसके 3 हिस्से थे। पहला तो आधार, खंभों का जो हिस्सा था आधार, इट मीन्स की जब उसने खंभे बनवाए तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, ये आधार आपको दिख रहा है, मैं जिस आधार की बात कर रहा हूं, है ना। अब उसने सबसे पहले तो आधार बनवाया, मतलब कि नीचे का भाग, नीचे एक भाग बनाया, यहां आप सभी को दिख रहा है। हाँ, अब उसके ऊपर उसने यहाँ पर एक खंभा बनाया और उसके ऊपर कोई भी आकृति बना दी। यहाँ जैसे यहाँ पे बेल बना हुआ दिख रहा है ना, वैसे। तो कहाँ पे आकृति? सबसे नीचे तो हो गया आधार, उसके ऊपर हो गया खंभा और उसके ऊपर हो गया वो आकृति। तो इस तरीके की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, हमें ध्यान रखना है। अब ऐसे में यहाँ जो चित्र की हम बात कर रहे हैं रामपुरवा बुल कैपिटल की, अब यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग जो है, मैं पहले जो खंभा बताया था उसके ऊपर का भाग है ये, और इसको शीर्ष फलक कहा जाता है। अब शीर्ष फलक कहते हैं, लेकिन अधिकांश इस पर पशु की आकृति और कमल की आकृति देखने को मिलती है। ये अशोक की समय की विशेषता है। और जितने भी शीर्ष बने हैं उसमें ये सांड बनाया गया है। यहाँ पे जो है वह सांड है, बेल है, और ये फेमस है। इसे रामपुरवा का बुल कैपिटल कहते हैं, जिसपे एक घंटी के आकार का उल्टा कमल बना हुआ है। नीचे हम देख सकते हैं, इस पे बेल जो बना है उसके नीचे वाले में घंटी के आकार का कमल बना हुआ है, जो कि यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा जगह जगह चित्र भी बने हुए, देखो ये फूल पत्तियां जैसे अलग अलग चित्र बने हुए हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, या बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और इस पर पॉलिश की गई है। इसीलिए देखो ये अभी भी देखो कितना चमक रहा है, चमकती हुई मूर्ति की तरह है।
अब यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न को हम देखते हैं। अब प्रश्न है बेल का शीर्ष कहाँ मिला है। अब इसको फिर से देख सकते हैं हम, रामपुरवा बुल कैपिटल। तो रामपुरवा बुल कैपिटल जो है वह कहाँ मिला, रामपुरवा में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रामपुरवा बुल कैपिटल कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न के उत्तर करते जाने हैं तुरंत। बेल के शीर्ष का आधार कैसा है। तो बेल के शीर्ष का आधार कैसा है, आधार जो है वह बुल बेल बना हुआ है। इसके अलावा शीर्ष पे एक घंटी के आकार का उल्टा कमल बना हुआ है जिस पर राजकीय बेल बना हुआ है, और इस पर चारों ओर पेड़ पौधों के नमूने आकृतियां बनी हुई हैं और इस पर पॉलिश की हुई है। इसके अलावा बेल के शीर्ष फलक पर क्या रखा गया है, तो शीर्ष फलक पर बेल रखा गया है। अब बेल का शीर्ष कहाँ है, यह अभी कोलकाता में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न, बेल के शीर्ष की अति विशेषता क्या है, तो पॉलिश किया हुआ है, और ये सारे लिख देना है। ये पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सैंडस्टोन से, और यह मौर्य काल का है, 300 ईस्वी पूर्व बना हुआ है, यह हमें ध्यान रखना है। तो ये जो बातें हैं परीक्षा में पूछी जाती है तो आप आराम से कर सकेंगे। प्रश्न है बुल कैपिटल किस स्थान में पाया गया, रामपुरवा। बुल कैपिटल का आधार क्या है, इस शीर्ष का आधार एक घंटी के आधार के उल्टे कमल से बना है, और शीर्ष फलक पर क्या बना है, पेड़ पौधों के नमूने बने हैं। इतने छोटे छोटे उत्तर लिखने पर आपको पूरे अंक मिल जाते हैं। अगला प्रश्न या अगला चित्र जो है अश्वेत राजकुमारी। अब यहाँ पर जो अश्वेत राजकुमारी जो है उस चित्र को आप मैं बता रहा हूं, उसके पहले एक बार ऑब्जर्व करेंगे मतलब कि देखेंगे कि ये चित्र कैसा है, क्योंकि इस चित्र के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, अश्वेत राजकुमारी। आप थोड़ा सा इस चीज को देखें, अब ब्लैक प्रिंसेस जो पेंटिंग है अजंता की, यह अजंता की है। अब भी यहाँ पर हम जो ब्लैक प्रिंसेस पेंटिंग देख रहे हैं वह अजंता की है, और यह भी काफी पूछी जाती है। उम्मीद है आप सभी आराम से इसे देखने का जो समय चाहिए था उसका उपयोग कर चुके हैं, और आपको यह समझ में आने लगा है कि ये मूर्ति कैसी बने या ये चित्र है वो किस प्रकार से बना हुआ है। आपको किसी प्रकार का कोई शक इसमें नहीं है। तो ये जो चित्र है ब्लैक प्रिंसेस, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। अब आपको मैंने प्रत्यक्ष दिख रहा है, ऐसा कर दिया है यहाँ पर चित्र। अब यहाँ पर अश्वेत राजकुमारी के बारे में पढ़ते हैं। अश्वेत राजकुमारी मतलब क्या, एक ऐसी राजकुमारी जिसका रंग सफेद नहीं है, श्वेत नहीं है। यह दीवार पर बनाया गया चित्र है और दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक जब गुप्त वाकाटक काल था उस समय में बना है, अजंता में बना है, और 20 फीट इंटू 6 फीट लंबा है। इसके बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है, अजिंठा। कुल कितनी गुफाएं हैं, 30। अब इसके अलावा जब 30 गुफाएं हैं तो यहाँ पर क्या क्या है, चैत्य और विहार जो है वह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब प्रथम हीनयान चरण में भगवान बुद्ध के प्रतीकों को दर्शाया गया है, और बाद में भगवान बुद्ध को मानव के रूप में बताया है। दो बार में यहाँ के चित्र बने हुए मिलते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के दो भेद हैं, हीनयान और महायान। तो हीनयान में जो है वह प्रतीक बने हैं, महायान में मानव के रूप में भी बुद्ध को बनाया गया है। अजंता के भित्ति चित्र वाकाटक काल के हैं, अधिकांश चित्र वाकाटक काल के हैं। इस चित्र बनाने की तकनीक को फ्रेस्को पद्धति कहते हैं, जिसका अर्थ है रंगों को मतलब गीले रंगों को दीवार पे लगाया जाता है और दीवार उनको छोड़ देती है,
ये चित्र लंबे समय तक बने हुए रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो ब्लैक प्रिंसेस चित्र है, अश्वेत राजकुमारी, वो यहाँ की सबसे खूबसूरत चित्रों में से एक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके जब देखते हैं तो स्वतंत्र रेखाओं का प्रयोग, कलाकार की कला के द्वारा प्रदर्शित अंगों का गुण सामंजस्य, चेहरे का थोड़ा सा तिरछापन, आंखों की नक्काशी, सभी कुछ कलाकार की सिद्ध हस्तता के नमूने हैं और तुलिका पर नियंत्रण दर्शाते हैं। मतलब कि कलाकार कितना पारंगत था, कितना कुशल था बनाने में, ये देख सकते हैं हम कितना शानदार चित्र बना है। और ऐसे में रंगों का सौंदर्य भी है, संगीत की गीतात्मकता का अनुभव भी होता है। इस तरीके की जो बात है वो यहाँ की चित्र में देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ इसकी जो गर्दन है वह कोमल है, इस तरीके की जो बात है वह भी देखने को मिलती है। रेखा का प्रयोग किया गया है, यह सब याद रखना है। अब प्रश्न और उत्तर, अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो हम पहले ही कह चुके हैं, अजंता की गुफाएं जो है वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऊपर ऊपर पहली लाइन थी, यहाँ पे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। किस चरण में भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? पहले चरण में, जब हिनयान संप्रदाय ने चित्र बनाए हैं। अश्वेत राजकुमारी में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो सहज और चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वे अत्यंत सहज और चटकीले हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अश्वेत राजकुमारी में अजंता चित्रों को किस चरण में अश्वेत राजकुमारी को बनाया गया है? तो ये जो है वह दूसरे चरण में बना है। जब महायान की बात आती है तो उस चरण में बना है। अगला प्रश्न है, अश्वेत राजकुमारी किस युग की कृति है? यह वाकाटक युग की कृति है और जिसमें वाकाटक युग की कृति है, जिसमें अश्वेत राजकुमारी को दीवार पर भित्ति चित्र बनाया है और जिसकी ऊंचाई है, जिसका आकार है वह 20 फीट इंटू 6 फीट, मतलब बहुत बड़ा चित्र है यह, देखने को मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फिर से देख लो। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के निकट अजंता की गुफाएं स्थित है। 30 गुफाएं हैं, चैत्य और विहार के रूप में जानी जाती है। यहाँ 2 चरणों में चित्र बने, हिनयान और महायान। टेम्पा पद्धति से चित्र बने, मतलब कि दीवार, गीली दीवार पर चित्र बने हैं, गीले रंगों से चित्र बने हैं, बाद में सूख गया तो दीवारों ने रंग को सोख लिया है। इसके अलावा धार्मिक भी है, धार्मिक का अर्थ है बौद्ध धर्म से संबंधित है और कला से युक्त भी है, यह देखने को मिलता है। प्रश्न फिर से वही आ रहे हैं, अधिकांश अजंता चित्र किस युग में बने हैं? तो गुप्त वाकाटक काल में बने हैं। अजंता चित्र को किन चरणों में बनाया गया? हिनयान और महायान। अश्वेत राजकुमारी में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? अत्यंत सहज और चटकीले रंग का, अत्यंत सहज रंगों का प्रयोग हुआ है, चटकीले रंग का अभाव है। मैं पहले बोलते समय चटकीले रंग बोल गया था, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। तो चटकीले रंग का अभाव है। अब हमने इस पाठ में जो पढ़ा उससे हमने ये सीखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि आपको ध्यान होगा कौन सी मूर्ति, तो जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ये वाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है वो यहाँ पर हमने देखा। तो कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से जो मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे नर्तकी के रूप नाम से जाना जाता है, जो कि धातु की बनी हुई है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अगला है रामपुरवा बुल। रामपुरवा बुल कैपिटल जो क्या है, रामपुरवा बुल, तो ये क्या है? ये भी एक बलुआ पत्थर से बना हुआ है, मौर्य काल की कृति है जिस पर पॉलिश की हुई है और वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में पड़ा है। जबकि नर्तकी की मूर्ति है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में पड़ी हुई है। इसके अलावा यह चित्र जो कि अश्वेत राजकुमारी है वो अजंता में हम देख सकते हैं। अजंता की दीवारों पे आज भी इतना ही शानदार चित्र बना हुआ है, जो कि आज से लगभग 2400 साल 2200 साल पुराना चित्र है। मतलब आज से 2000 साल पुराना चित्र और इतना शानदार चित्र भारत में देखने को मिलता है, यह एक बहुत बड़ी बात है। अब ये तो रहे चित्रों की बात। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो पाठ पढ़ा उससे हमने क्या सीखा। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, जो अभी पाकिस्तान में है। दूसरा, इसका पता कैसे चला? खुदाई से चला।
हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको सिंधु घाटी सब सिंधु नदी के किनारे मिले इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा से मिले पहले इसलिए इसको हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। इसका समय कितना? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। यहाँ से क्या क्या मिला? हमने देखो पहले तो तांबे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी देखी, उसके अलावा भी मोहरे, चीनी का सामान, चीनी मिट्टी का सामान, विभिन्न आभूषण, खिलौने और मूर्तियां देखी, वो मिली है। इसके अलावा देखें तो मौर्य काल, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इनके स्थापना के पीछे चाणक्य का भी नाम है और चाणक्य को सभी जानते हैं। उनका जो पौत्र था, मतलब बेटे का बेटा अशोक, उसने काफी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए हैं, मूर्तियां बनवाई हैं, इसके अलावा स्तूप बनवाए हैं और स्तंभ बनवाए हैं। हमने रामपुर बाबुल कैपिटल देखा था, जो कि एक जमीन पे एक सीधा खंबा खड़ा कर दिया गया है, उस पर उल्टे कमल की आकृति और उसके ऊपर बेल को बनाया गया है। तो इस तरीके के अनेक स्तंभ बनाए गए हैं। उसके अलावा शिलालेख भी खुदे हुए देखने को मिलते हैं। मौर्य काल के अलावा शुंग, सातवाहन और कुषाण काल में भी इसी प्रकार का चित्रण हुआ है। कुषाणों के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और इसी को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय में कालिदास हुआ है, तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे अनेक गणितज्ञ, विचारक और वैज्ञानिक आए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न के उत्तर करने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। यहाँ पर अनेक प्रकार की मूर्तियां, मुद्राएं और जेवर, आभूषण आदि मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख मूर्ति जो है नर्तकी की मूर्ति, वह यहाँ की प्रमुख मूर्ति है, जो कि धातु की बनी हुई है और वर्तमान में हम राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देख सकते हैं। नाचती लड़की की भावभंगिमा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल आसानी से उत्तर लिखना है। उत्तर क्या लिखना है? नाचती हुई लड़की, जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है और वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, जो देखकर ऐसे लगती है मानो नृत्य कर रही हो, जिसका बाएं हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है और ऐसा चूड़ियां पहनी हुई है जैसे राजस्थान और गुजरात के आदिवासी पहनते हैं, और निर्वस्त्र है। ऐसा लग रहा है जैसे खड़ी है या फिर वह नृत्य कर रही है। मौर्य युगीन कला के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसी समय में चाणक्य भी हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनके पौत्र अशोक ने बहुत सारे स्तंभ और शिलालेख खुदवाए। इसी के समय में रामपुरवा बुल कैपिटल, जो स्तंभ है, शीर्ष है, उसका निर्माण हुआ है। उसके अलावा गुप्त युग को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में क्यों कहा जाता है? तो गुप्त युग में जो कला की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे वैज्ञानिक, गणितज्ञ और विचारक जैसे कालिदास जैसे लेखक हुए हैं। तो इसके अलावा वराहमिहिर और आर्यभट्ट हुए हैं। आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ है जिन्होंने जीरो की खोज की है। तो इसके अलावा वराहमिहिर नामक वैज्ञानिक हुए, ऐसे वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए। इसके अलावा कला के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है, इसीलिए इसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। मौर्य युगीन मूर्ति कला की क्या विशेषता है? तो वो बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे इस पे पॉलिश की हुई है, बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इस तरीके की बातें आपको लिखनी है। कुषाणों का क्या योगदान था? तो कुषाण काल में भारत में अनेक मूर्ति, स्तंभ देखने को मिलते हैं और बहुत ही चित्रकला के या मूर्तिकला के क्षेत्र में विशेष योगदान है। और गुप्त युग का जब प्रतिष्ठित युग कहेंगे तो अजंता को गुप्त और वाकाटक युग के अंतर्गत ही लेंगे। गुप्तकालीन चित्रों की विशेषता बताइए। गुप्तकालीन चित्र बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, जैसे कि अश्वेत राजकुमारी का चित्र, जिसमें सहज रंगों का प्रयोग किया गया है और यह चित्र टेम्परा तकनीक से बने हुए हैं। गीली दीवार पर बनाए गए हैं, जिस पर रंग कर दिया गया है, जिसको सोख लिया है और यह लंबे समय तक दिखाई देते हैं। तो इस तरीके की जो बात है उसको हमको उत्तर लिखने हैं। तो यह था आपका पहला पाठ, बहुत आसान पाठ, आप इसे समझ सकते हैं। यह न केवल स्टेट ओपन में बल्कि प्रतियोगी परीक्षा में भी महत्वपूर्ण के तौर पे पूछा जाता है। ये जो प्रश्न मैंने लास्ट में प्रश्न उत्तर की बात की थी, ये प्रश्न उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता के कार्य, नाचती लड़की, मौर्य युग की विषय संक्षेप में लिखिए, या ये इस तरीके के। तो ये था आज का आपका पाठ।
आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। निश्चय ही इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। अलविदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।